Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. श्रोताओं का स्वागत है। आज की चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप चाहते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी से जुड़ा ऐसा ही महत्वपूर्ण कंटेंट लाते रहें, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करें। आपका छोटा सा योगदान हमें बहुत मदद करता है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम 7वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर नजर डालेंगे। इसका शीर्षक है बाजार में एक कमीज। अब देखिए, सुनने में ये बहुत साधारण लग सकता है, एक 7 क्लास की किताब का चैप्टर है ना, लेकिन ये चैप्टर एक कमीज की कहानी के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी सप्लाई चेन, ग्लोबल ट्रेड और उसमें जो असमानताएं छिपी हैं उनकी परतें खोल देता है। बिल्कुल। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये एक परफेक्ट केस स्टडी है। हम अक्सर बड़े बड़े आर्थिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे वैल्यू चेन, इनफॉर्मल सेक्टर, ग्लोबल सप्लाई चेन, लेकिन ये अध्याय उन सभी को एक कपास के खेत से लेकर सोचिए अमेरिका के एक सुपरमार्केट तक के सफर में पिरो देता है। ये दिखाता है कि कैसे अर्थशास्त्र सिर्फ ग्राफ और डेटा नहीं है, बल्कि वो लोगों की जिंदगियों की कहानी है। तो आज का हमारा मिशन यही है, हम इस कमीज के धागे को पकड़ेंगे और देखेंगे कि ये हमें कहां-कहां ले जाता है। कुरनूल की एक छोटी किसान है स्वप्ना, वहां से लेकर इरोड के कपड़ा बाजार, दिल्ली की एक गारमेंट फैक्ट्री और फिर 7 समंदर पार। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में असली मुनाफा कौन कमा रहा है और कौन पीछे छूट रहा है। चलिए, तो इस सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से कमीज का जन्म होता है, मतलब कपास के खेत से। किताब हमें आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक छोटी किसान स्वप्ना से मिलवाती है। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है जिस पर वो कपास उगाती है। और यहीं से कहानी में एक आप कह सकते हैं ट्विस्ट आता है। स्वप्ना खेती शुरू करने के लिए एक स्थानीय व्यापारी से बीज, खाद ये सब खरीदने के लिए 2500 रुपए का कर्ज लेती है, लेकिन इस कर्ज की एक शर्त है। हाँ, और यही शर्त पूरी कहानी की नींव है। शर्त यह है कि स्वप्ना अपनी सारी कपास उसी व्यापारी को बेचेगी। ये एक क्लासिक उदाहरण है जिसे हम अर्थशास्त्र में इंटरलिंक्ड मार्केट्स कहते हैं। यहाँ क्रेडिट मार्केट मतलब उधार और प्रोडक्ट मार्केट यानी कपास की बिक्री, दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है। तो वो व्यापारी सिर्फ साहूकार नहीं है, वो खरीदार भी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि व्यापारी के पास बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है। जब स्वप्ना अपनी कपास लेकर उसके पास जाती है तो एपीएमसी मंडी में कपास का भाव चल रहा है 1800 रुपए प्रति क्विंटल, लेकिन व्यापारी उसे देता है सिर्फ 1500 रुपए प्रति क्विंटल। और तो और वो कर्ज और ब्याज के 3000 रुपए काटकर उसे सिर्फ 3000 रुपए देता है। स्वप्ना बहस भी करती है पर व्यापारी उसे चुप करा देता है। और वो कुछ कर भी नहीं सकती। इसे डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। डिस्ट्रेस सेल? हाँ, मतलब मजबूरी में बेचना। वो किसी और को नहीं बेच सकती क्योंकि वो कर्ज के जाल में फंसी है। और ये आप देखिए, भारत के लाखों छोटे किसानों की कहानी है। उनके पास बड़े खरीदारों से मोल भाव करने की शक्ति मतलब बार्गेनिंग पावर होती ही नहीं है। हम एमएसपी की बात तो बहुत करते, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि कई छोटे किसान स्थानीय व्यापारियों पर इतने निर्भर होते हैं कि उन्हें मंडी तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता। ये तो बस शुरुआत है। तो अब व्यापारी के पास कपास पहुंच गई। अब ये कपास कमीज बनने के अपने अगले पड़ाव पर जाती है। कहानी हमें तमिलनाडु के इरोड शहर के कपड़ा बाजार में ले जाती है। बिल्कुल। इरोड का बाजार दक्षिण भारत के सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक माना जाता है। यहाँ व्यापारी कुरनूल जैसे इलाकों से कपास खरीद कर लाते हैं, फिर यहाँ से सूत बनाने वाली मिलों, जिन्हें स्पिनिंग मिल्स कहते हैं, उनको बेचा जाता है। अच्छा। वो मिलें कपास से धागा बनाती हैं और फिर ये धागे के व्यापारी इस धागे को बुनकरों मतलब वीवर्स को देते हैं। किताब में बुनकरों के काम करने के तरीके को दादन व्यवस्था या पुटिंग आउट सिस्टम कहा गया है। ये क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पुटिंग आउट सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है जहां व्यापारी बुनकरों को उनके घर पर ही कच्चा माल यानी धागा दे जाता है। ओके। और फिर उनसे तैयार कपड़ा ले लेता है। बुनकरों को ये तक नहीं पता होता कि वो ये कपड़ा किसके लिए बना रहे हैं या ये बाजार में कितने का बिकेगा।
उन्हें सिर्फ कपड़ा बनाने की मजदूरी मिलती है। तो इसमें बुनकरों का फायदा है या नुकसान? मतलब एक तरह से देखें तो उन्हें धागा खरीदने के लिए पैसा नहीं लगाना पड़ रहा है और तैयार कपड़े को बेचने की चिंता भी नहीं करनी पड़ रही। सतह पर तो ये फायदेमंद लगता है, बिल्कुल। लेकिन असल में ये शोषण का एक तरीका बन जाता है। बुनकरों के व्यापारियों पर निर्भरता पूरी तरह से बढ़ जाती है। व्यापारी ही धागे की कीमत तय करता है और तैयार कपड़े की मजदूरी भी वही तय करता है। तो बुनकरों के पास मोल भाव करने की कोई शक्ति ही नहीं बचती। वे एक तरह से व्यापारी के लिए काम करने वाले मजदूर बन जाते हैं, जिनके पास अपनी कला और अपने लूम के अलावा कोई पूंजी नहीं होती। ये हमारे देश के विशाल असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का एक सटीक चित्रण है, जहां मेहनत करने वाले को उसकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता। तो मतलब किसान की तरह बुनकर भी इस चेन में एक कमजोर कड़ी है। अच्छा, अब ये कपड़ा तैयार हो गया है। इरोड के बाजार से यह कहा जाता है। अब कहानी एक बड़े शहर का रुख करती है। किताब के हिसाब से ये कपड़ा दिल्ली के पास एक गारमेंट एक्सपोर्ट करने वाली फैक्ट्री में पहुंचता है। ये फैक्ट्री इस कपड़े से कमीज बनाती है और फिर उसे अमेरिका और यूरोप के बड़े विदेशी खरीदारों को बेचती है। अच्छा, तो यहाँ माहौल बिल्कुल अलग होगा। ये तो एक संगठित फैक्ट्री है। यहाँ काम करने वालों की स्थिति बुनकरों से बेहतर होगी। कहने के लिए तो ये संगठित क्षेत्र का हिस्सा है, पर हकीकत अक्सर अलग होती है। गारमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर अस्थायी मतलब कैजुअल होते हैं। कैजुअल? हाँ, उन्हें काम की जरूरत होने पर ही रखा जाता है और काम पूरा होते ही निकाल दिया जाता है। उनकी नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। और विदेशी खरीदारों का दबाव भी तो होता होगा इन पर। बहुत ज्यादा। ये विदेशी खरीदार जो बड़े बड़े ब्रांड्स के मालिक होते हैं, वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे एक्सपोर्टर पर सबसे कम कीमत पर माल सप्लाई करने का दबाव डालते हैं। क्वालिटी और समय पर डिलीवरी के मानक भी बहुत सख्त रखते हैं। इस दबाव का नतीजा ये होता है कि एक्सपोर्टर अपनी लागत कम करने की कोशिश करता है। और लागत कम करने का सबसे आसान तरीका है मजदूरों का वेतन कम करना। बिल्कुल। एक्सपोर्टर मजदूरों से ज्यादा काम करवाने की कोशिश करता है और उन्हें कम से कम मजदूरी देता है। कई बार तो ओवरटाइम के पैसे भी नहीं दिए जाते। तो आप देख रही हैं, इस पूरी चेन में किसान से लेकर बुनकर और फिर फैक्ट्री मजदूर तक हर कोई दबाव में है, हर कोई शक्तिहीन महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर वाला उससे ज्यादा शक्तिशाली है। ये पावर असिमेट्री का एक क्लासिक केस है। तो अब हमारी कमीज बनकर तैयार है, पैक हो गई है और विदेश जाने के लिए तैयार है। आखिर में ये अमेरिका के एक स्टोर में पहुंचती है। किताब में बताया गया है कि वहां इस पर $26 का प्राइस टैग लगा है, यानी आज के हिसाब से देखें तो लगभग 2100-2200 रुपए। हाँ, और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा सामने आता है, मुनाफे का बंटवारा। चलिए इस $26 को तोड़कर देखते हैं। किताब के उदाहरण के अनुसार अगर कमीज की कीमत हम 1800 रुपए माने, तो एक्सपोर्टर ने वो कमीज लगभग 300 रुपए में खरीदी। 300 रुपए में, ठीक है। फिर अमेरिका में उस कंपनी ने उस पर लगभग 600 रुपए विज्ञापन एडवर्टाइजिंग पर खर्च किए। स्टोर का किराया, स्टाफ का वेतन वगैरह, मतलब भंडारण और दूसरे खर्चे, वो करीब 300 रुपए आए। और इन सब खर्चों के बाद उस अमेरिकी व्यवसायी का मुनाफा मतलब प्रॉफिट लगभग 600 रुपए होता है। एक मिनट। तो जिस एक्सपोर्टर ने फैक्ट्री चलाई, मजदूरों से काम करवाया, उसे मिले सिर्फ 300 रुपए। और जिस अमेरिकन कंपनी ने सिर्फ ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग और बेचने का काम किया, उसे मिले 600 रुपए प्लस 300 रुपए प्लस 600 रुपए, मतलब 1500 रुपए। ये तो बहुत ही बड़ा अंतर है। यही तो वैल्यू चेन का खेल है। इस पूरी श्रृंखला में असली वैल्यू उत्पादन में नहीं है, वो ब्रांडिंग और मार्केटिंग में है। जिसके पास बाजार तक पहुंच है, जिसके पास एक स्थापित ब्रांड है, वही सबसे ज्यादा मुनाफा कमाता है। उस कमीज को बनाने वाली किसान स्वप्ना को अपनी 4 महीने की मेहनत के बाद शायद कुछ 100 रुपए मिले होंगे। फैक्ट्री के मजदूर को शायद उस एक कमीज के लिए 15-20 रुपए की मजदूरी मिली होगी। बस 15-20 रुपए? हाँ, लेकिन अमेरिकी व्यवसायी ने बिना कोई शारीरिक मेहनत किए सिर्फ अपनी ब्रांड पावर और मार्केट की पहुंच के बल पर सबसे ज्यादा पैसा कमाया। ये तो सच में सोचने पर मजबूर करता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बाजार वो स्वाभाविक रूप से असमानता पैदा करता है? जो शक्तिशाली है वो और शक्तिशाली होता जाता है और जो कमजोर है वो और कमजोर। देखिए, बाजार किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वो सिर्फ शक्ति मतलब पावर को पहचानता है।
जिसके पास पूंजी है, जिसके पास जानकारी है, जिसके पास विकल्प है, बाजार उसे पुरस्कृत करता है। स्वप्ना के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे उसी व्यापारी को कपास बेचनी पड़ी। बुनकर के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे उसी मर्चेंट के दिए दाम पर कपड़ा बनाना पड़ा। फैक्ट्री के मजदूर के पास शायद कोई दूसरा बेहतर काम नहीं था। बाजार में ये सब बराबर प्रतिभागी नहीं है। तो फिर यहाँ सरकार की भूमिका क्या हो सकती है? हम अक्सर सरकारी हस्तक्षेप, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करते हैं। इस कहानी के संदर्भ में वो कैसा दिख सकता है? सरकार कई स्तरों पर हस्तक्षेप कर सकती है, जैसे किसानों के लिए सहकारी समितियां मतलब कोऑपरेटिव्स बनाना, ताकि वे मिलकर अपनी उपज बेच सकें और बेहतर दाम पा सकें। बुनकरों के लिए भी सहकारी समितियां हो सकती हैं जो सीधे धागा खरीदें और अपना कपड़ा सीधे बाजार में या एक्सपोर्ट हाउस को बेचें। अच्छा, बिचौलियों को हटाने के लिए। हाँ, जिससे बिचौलिए खत्म हो। और मजदूरों के लिए श्रम कानून, लेबर लॉज को सख्ती से लागू करना ताकि उनका शोषण न हो। और हाल ही में हमने ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म के बारे में भी काफी सुना है। क्या ये इस तरह की समस्याओं का कोई समाधान हो सकता है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक बिंदु है। ONDC जैसी पहल का मूल विचार ही यही है कि छोटे उत्पादकों और विक्रेताओं को सीधे ग्राहकों तक पहुंच दी जाए, जिससे Amazon या Flipkart जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स का एकाधिकार टूटे। अगर स्वप्ना जैसा किसान या इरोड का कोई बुनकर अपनी चीजें सीधे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेच पाए तो उसे अपनी मेहनत का कहीं बेहतर मूल्य मिल सकता है। ये बिचौलियों और ब्रांडिंग पर होने वाले खर्च को कम करके मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा वापस उत्पादक तक पहुंचा सकता है। ये इस पूरी वैल्यू चेन को लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश है। तो एक 7वीं कक्षा की किताब का अध्याय हमें कहां से कहां ले आया? कपास के खेत से लेकर सरकारी नीतियों और डिजिटल कॉमर्स तक। ये दिखाता है कि हमारे आसपास की सबसे साधारण चीजों के पीछे भी कितनी जटिल आर्थिक और सामाजिक कहानियां छिपी होती हैं। बिल्कुल। और एक UPSC अभ्यर्थी के लिए यही स्किल सबसे जरूरी है। एक साधारण सी घटना या कहानी में छिपे बड़े पैटर्न और सिस्टम को पहचानना। ये कमीज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये भारत के कृषि संकट, असंगठित क्षेत्र की चुनौतियों और ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की जगह का एक जीता जागता दस्तावेज है। तो आज की इस चर्चा को हम एक गहरे सवाल के साथ समाप्त करते हैं। जब हम मेड इन इंडिया की बात करते हैं तो क्या हमारा ध्यान सिर्फ इस पर होता है कि उत्पाद भारत में बना है, या हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि उसे बनाने वाले भारतीय, वो किसान, वो कारीगर, वो मजदूर, उसे उस उत्पाद की कीमत में एक न्यायसंगत हिस्सा मिल भी रहा है या नहीं? इस पर सोचिएगा जरूर। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही विषयों पर गहरी चर्चा करते रहें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करना न भूलें। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.